हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ में। हम चल रहे हैं प्रीपोजिशन पर। आज प्रीपोजिशन की 6th क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन 5 क्लासेस को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप एक बार जाकर के उन्हें देख सकते हो। चलिए हम चलते हैं प्रीपोजिशन पर। जाते जाते हमने बातें की थी अलोंग की। अलोंग क्या कहता है इसको हमने अच्छे से समझ लिया था, लेकिन फिर भी चलिए एक बार और समझाते हैं, थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं अलोंग क्या कहता है। अलोंग बातें करता है के साथ साथ, या फिर अलोंग बातें करता है के बराबर, के साथ साथ या फिर के बराबर में, या फिर समानांतर। देखिए जैसे मैंने कहा ये कोई रोड है, ये कोई रोड जा रहा है या फिर कोई कैनाल है। जैसे जैसे ये रोड आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से हम भी इसके बराबर में, इसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे ये रोड या फिर कैनाल, हम जो भी इसको कुछ मानेंगे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उसी के इसके साथ साथ हम भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इस आगे बढ़ने के लिए हम यूज करते हैं अलोंग का। जैसे मैंने कहा ही वॉक्ड, along the road, he walked along the road, वह रोड के साथ साथ आगे बढ़ा। along मीन्स होता है साथ साथ। वह जैसे जैसे रोड जा रहा था, आदमी यहाँ पर रोड पर नहीं चल रहा था, वो he मीन्स होता है लड़का, ही यूज करते हैं हम लड़का के लिए। इसका मतलब यह है कि वो लड़का रोड पर ना चल करके रोड के बराबर में चल रहा था, रोड के साथ साथ चल रहा था बराबर में। एक और देखिए जैसे मैंने कहा आई वॉक्ड अलोंग द कैनाल, आई वॉक्ड अलोंग द कैनाल, मैं कैनाल के साथ साथ चला, मैं कैनाल के साथ साथ चला। कैनाल नहर, मैं नहर के साथ साथ चला। तो अलोंग कहता है साथ साथ चलने को। जब भी हम किसी के साथ साथ चलेंगे, किसी चीज के, किसी वस्तु के साथ साथ चलते हैं, तो साथ साथ चलने के लिए हम यूज करते हैं अलोंग। हम चलते हैं अब अबाउट पे। ये प्रीपोजिशन है अबाउट, ये क्या कहता है। वैसे अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो इसमें इसका इंग्लिश में मीन्स होता है के बारे में। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल है, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सारी चीजें जानता हूं, उसके बारे में। तो अबाउट, पहली चीज तो ये जानिए कि अबाउट कहता है के बारे में, अबाउट कहता है के बारे में। जैसे मैंने कहा He knows about me, वह मेरे बारे में जानता है। He knows about me, वह मेरे बारे में जानता है। जब भी हम about का यूज करेंगे तो एक मतलब होता है के बारे में। I know about this chapter, I know about this cycle। तो जो कुछ भी है आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा क्या कहता है, about कहता है लगभग। दूसरा जो अबाउट बातें करता है वो है लगभग। अबाउट बातें करता है लगभग के। अबाउट का एक मतलब लगभग भी होता है, लगभग। जैसे मैंने कहा इट इज अबाउट अवे from Delhi. It is about 100 kilometers away from Delhi. It is about 100 kilometers away from Delhi. About लगभग 100 किलोमीटर दूर है यह दिल्ली से। पता नहीं कोई भी शहर होगा, कोई भी सिटी है,
उसके बारे में बात हो रही है। इट का मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं हम। कोई शहर है, कोई सिटी है, उसी के बारे में बात चल रही है कि वो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है, लगभग 100। पूरा फिक्स नहीं है। अबाउट का मतलब होता है लगभग, अराउंड मतलब फिक्स, जहां पे चीजें फिक्स नहीं होती हैं। जब भी चीजें फिक्स नहीं होंगी, नॉन फिक्स होंगी, तब तब हम अबाउट यूज करेंगे उसके लिए। इट इज अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, लगभग 100 किलोमीटर दूर है वो दिल्ली से। मैंने कहा एक तो हो गया ये लगभग। दूसरा कहता है नेक्स्ट कहता है ये कार्य के तुरंत होने का भाव। जब भी हम किसी काम को करते हैं, जब भी हम किसी काम को तुरंत से करने की सोचते हैं, फटाक से करने की सोचते हैं, तब तब उसके लिए हम अबाउट यूज करेंगे। लेकिन अबाउट तो यूज करेंगे। अबाउट क्या कहता है? I am about to start a new lesson. I am about to start a new lesson. वो कह रहा है कि मैं बस नया लेसन शुरू करने ही वाला हूं। वो किसी भी क्षण किसी भी मोमेंट नए लेसन को स्टार्ट करने ही जा रहा है। जब जब किसी कार्य के तुरंत होने का भाव पता चलेगा, तब तब हम उस काम के लिए अबाउट यूज करेंगे। लेकिन ऐसे काम के लिए जब जब हम किसी चीज को कंप्लीट जल्दी से स्टार्ट करने की सोचते हैं, जब जब किसी काम को हम जल्दी से स्टार्ट करने की सोचते हैं, तब तब अबाउट के साथ, अबाउट कहता है, अबाउट के साथ ध्यान देना, सुनना थोड़ा सा, अबाउट के साथ इन्फिनिटिव यूज होता है। इन्फिनिटिव, अबाउट के साथ इन्फिनिटिव यूज होगा। अब इन्फिनिटिव क्या होता है उस चीज को समझते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है उस चीज को समझते हैं। इन्फिनिटिव कहता है, इन्फिनिटिव होता है दो टाइप का। एक तो होता है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, और एक होता है 2 प्लस इन्फिनिटिव, 2 प्लस इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव और 2 प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। उसको हम ग्रामेटिकल तरीके से बोलते हैं इन्फिनिटिव। और जो इन्फिनिटिव होता है दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेयर इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है बिना टू के, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव मतलब बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है बेयर इन्फिनिटिव। दोनों चीज सेम है। और इन्फिनिटिव एक डिवाइड होता है 2 प्लस इन्फिनिटिव में, और 2 प्लस इन्फिनिटिव मींस होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव दो टाइप का होता है, बेयर इन्फिनिटिव और 2 प्लस इन्फिनिटिव। अगर साथ में 2 लगा हुआ है इन्फिनिटिव के तो 2 इन्फिनिटिव हो गया, अगर विदाउट 2 है तो बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। और इन्फिनिटिव हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, वो चीज समझ लेना। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये जो बेयर इन्फिनिटिव है ये इन्फिनिटिव का हिस्सा है। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये भी कहने को तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। यहाँ पे 2 नहीं लगेगा और यहाँ पे साथ में 2 चलेगा। तो ध्यान देना, अबाउट इसी बात को कहता है। अगर अबाउट के साथ में 2 प्लस इन्फिनिटिव में, इसका मतलब है कि जब जब इन्फिनिटिव आएगा अबाउट के साथ, जब जब स्टार्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। जब भी अबाउट के साथ इन्फिनिटिव आएगा, तब तब उससे कार्य के तुरंत होने का भाव पता चलेगा। चीजों के जल्दी कंप्लीट होने या फिर चीजों के जल्दी स्टार्ट होने का भाव पता लगेगा, चीजों के जल्दी स्टार्ट होने का भाव पता लगेगा। तब तक उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। एक चीज ध्यान देना,
अगर आप अबाउट टू स्टार्ट लगाओ, अबाउट यूज करो, या फिर अबाउट की जगह पर गोइंग यूज करो, गोइंग यूज करो, तो दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। यहां पर अबाउट गोइंग का काम कर रहा है, अबाउट गोइंग का काम कर रहा है, चाहे तो आप सेंटेंस में अबाउट यूज करो या फिर गोइंग यूज करो, दोनों केसेस सेम है, दोनों सेंटेंस सही होंगे। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, सेम चीज है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, सेम चीज है। चाहे तो आप अगर प्रीपोजिशन की बात करेंगे, जब जब प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो अबाउट आएगा, अदरवाइज हम गोइंग भी लगा सकते हो, सेंटेंस में कुछ भी लगा देना, अबाउट या फिर गोइंग, लेकिन प्रीपोजिशन अबाउट ही आपका, ये गोइंग ये प्रीपोजिशन नहीं है आपका, ये आपकी वर्ब है, ये आपकी वर्ब है। क्लियर? अब देखते हैं आगे, चलते हैं आगे। एक चीज और समझना आप प्रीपोजिशन के बारे में, एक फैक्ट और समझ लीजिए। प्रीपोजिशन क्या कहता है? प्रीपोजिशन कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद सेंटेंस में अगर कोई वर्ब आती है, प्रीपोजिशन के बाद अगर सेंटेंस में कोई वर्ब आती है, कोई वर्ब आती है, तो वो वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में चेंज हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये वर्ब आपकी जिरंड फॉर्म में आ जाएगी, जिरंड फॉर्म, और जिरंड फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की अगर कोई वर्ब आती है, प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आती है, तो वो वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, मैंने कहा he objected me to blank give admission। यहां पे जो टू है, यहां जो टू है, ये टू प्रीपोजिशन है, टू आपकी प्रीपोजिशन है। जब टू प्रीपोजिशन है तो टू के बाद जस्ट बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी हमेशा, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू है, टू के बाद में वर्ब आ रही है। जब जब प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आएगी, जब जब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगी, तब तब इस वर्ब को हम जिरंड फॉर्म में लिखेंगे, और जिरंड फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो यहां पर आ जाएगा गिविंग एडमिशन, ही ऑब्जेक्टेड मी टू गिविंग एडमिशन। या फिर मैंने कहा the principal the principal fine me 100 rupees for come late। फोर ये आपकी वर्ब है कम लेट। अब ध्यान देना, ये जो फोर है, ये फोर आपकी प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। जब ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड फॉर्म यूज होती है। अगर वर्ब आती है तो वर्ब आपके जिरंड फॉर्म में यूज होगी, और जिरंड फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो इसीलिए इस कम को हम चेंज कर देंगे आईएनजी में, और यहाँ पे आईएनजी का यूज करके ये हो जाएगी कमिंग। द प्रिंसिपल फाइन मी 100 रुपीज फॉर कमिंग लेट, फॉर कमिंग लेट। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगे। एक तो हो गया ये कि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आती है तो वर्ब आपकी जिरंड फॉर्म में यूज हो जाएगी। अब दूसरी चीज क्या कहता है? प्रेपोजिशन कहता है कि अगर कोई नाउन आता है, कोई प्रोनाउन आता है, अगर प्रेपोजिशन के बाद में या तो कोई नाउन आता है या फिर कोई प्रोनाउन आता है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। देखिए एग्जांपल, प्रेपोजिशन कहता है
कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा साथ में अपने, अगर साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई नाउन या फिर प्रोनाउन आता है तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। जैसे मैंने कहा शी सैट बिसाइड मी, शी सैट बिसाइड मी, ये बिसाइड आपकी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में नाउन और प्रोनाउन जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि आई होता है सब्जेक्ट और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, इसीलिए प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। मैंने बोला द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, ये बाई आपका प्रेपोजिशन है। द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, ये बाई आपका प्रेपोजिशन है। जब बाई प्रेपोजिशन है तो उसके बाद में हिम, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। हिम क्योंकि ही होता है सब्जेक्ट और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। हिम ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अगर बाय द वे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ठीक है, अगर इसकी जगह होता बाय द मैन, बाय द मैन, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, तो यहाँ पे जो मैन है ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा और सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आएगा। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आती है तो वो जेरेंड फॉर्म में आएगी। क्लियर? अब देखिए, अब चलते हैं हम अबव पर और बिलो पर। ये दोनों सेम है, अबव और बिलो, इन दोनों को सीखते हैं। क्या कहते हैं? अबव कहता है किसी मानक, स्टैंडर्ड, स्तर या फिर कोई लेवल या फिर कोई निशान, माप से कोई चीज ऊपर बह रही है। अगर कोई लेवल है, कोई निशान है, कोई चीज उससे ऊपर जा रही है, उससे ऊपर की ओर जा रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अबव। उसके लिए हम यूज करते हैं अबव। अगर कोई चीज इनसे नीचे जा रही है, किसी निशान से, किसी लेवल से या फिर किसी मानक से, स्टैंडर्ड से, कोई चीज नीचे जा रही है, कोई चीज नीचे जा रही है, तो नीचे जाने के लिए हम यूज करते हैं बिलो। ऊपर जा रही है तो हम यूज करेंगे अबव का और नीचे जा रही है तो हम यूज करेंगे बिलो का। जैसे मैंने कहा This river is flowing above the danger level. This river is flowing above the danger level. ये जो नदी है, ये नदी फ्लो कर रही है, बह रही है above the danger level. कोई नदी है, नदी में, किसी नदी में एक लेवल बना दिया है कि अगर नदी इस निशान से ऊपर जाएगी, इस निशान से ऊपर बहेगी तो वो डेंजर लेवल आ जाएगा। तो एक डेंजर जोन, उसका एक डेंजर लेवल, उनका एक नदी है, नदी का डेंजर लेवल उन्होंने सुनिश्चित कर रखा है, उन्होंने बता रखा है कि ये डेंजर लेवल है। अगर उस खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, अगर पानी ऊपर बह रहा है तो हम यूज करते हैं अबव का, इसलिए यहाँ पे यूज कर दिया हमने अबव। द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल। या फिर अगर बिलो यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे हम बिलो भी यूज कर सकते थे। बिलो का मतलब है कि ये नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, जो उसका लेवल है उस लेवल से कहीं कम पानी है उसमें। अगर हम बिलो यूज करेंगे तो पानी कम है, अगर अबव यूज करेंगे तो पानी उसमें बहुत ज्यादा है। चीज क्लियर हुई? अब एक और एग्जांपल देखिए। His English below average.
हिज इंग्लिश बिलो एवरेज, उसकी जो इंग्लिश है वो एवरेज से कहीं कम है, कहीं ज्यादा कम है, उसकी इंग्लिश कहीं ज्यादा कम है एवरेज से। एवरेज मतलब 50% चाहिए, एवरेज का मतलब 50%। 50% एक लेवल डिसाइड कर रखा है, 50% तो होनी चाहिए, लेकिन इस लेवल से उसकी जो इंग्लिश है वो काफी कम है। और जब कम होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिलो, उसके लिए हम यूज करते हैं बिलो, और ज्यादा होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे अबाउट। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी।